तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि रूस अपने विरोधियों को डराने के लिए उत्तर कोरिया का इस्तेमाल कर रहा है? उनकी कोशिश यही दिखाने की है कि अगर आप हमारी उपेक्षा करेंगे तो हमारी भी दुनिया में काफ़ी साख है और हम आपका कितना नुकसान कर सकते हैं, कितना डरा सकते हैं। अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए हैं और अगर पुतिन ये दिखाने में कामयाब रहते हैं तो ये उनके लिए किसी भी असली हथियार से बड़ा हथियार होगा। किम जोंग उन और पुतिन की ये जोड़ी ईश्वर ने नहीं बनाई है, ये बनी है वैश्विक राजनीति में उठापटक से। दोनों का दुश्मन एक ही है, पश्चिमी देश, और यही उन्हें साथ लाया है। और दोनों नेताओं के बीच बातचीत किसी समझौते पर हस्ताक्षर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिना ही खत्म हो गई। हालांकि उनके बीच क्या चर्चा हुई, इसे लेकर कई संकेत जरूर मिल रहे हैं। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी रूसी सेवा के संपादक स्टीव रोजनबर्ग। बातचीत की शुरुआत में कुछ बातें सार्वजनिक तौर पर कही गईं। मसलन व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दोनों नेता आर्थिक सहयोग और मानवीय मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन इससे थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने मेहमान किम जोंग उन को रूस के सबसे आधुनिक स्पेस पोर्ट का दौरा करवाया, जहां उन्हें लॉन्च पैड और रूसी रॉकेट भी दिखाए गए। तो ये सोचना सही रहेगा कि उनके बीच अंतरिक्ष को लेकर बातें हुई होंगी। हम ये जानते हैं कि किम जोंग उन की इसमें काफी रुचि है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने 2 बार मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। बातचीत के दौरान रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को भी देखा गया है। शोइगु 2 महीने पहले ही उत्तर कोरिया गए थे और वहां हथियारों को देखा था। लेकिन इन सबको लेकर पश्चिमी देश चिंता जताने के अलावा ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिस पर रूस की भी सहमति थी। पर ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया और रूस एक दूसरे के साथ करीबी रिश्ता रखना चाहते हैं। और खासतौर पर तब जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया खेमों में बटी दिख रही है, तब इन नेताओं की मुलाकात को कैसे देखा जाए? हमने ये सवाल पूछा स्कंद रंजन तयाल से, जो दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उसमें रशिया और नॉर्थ कोरिया बाकी देशों से अलग थलग पड़ गए हैं। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ तो यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र संघ की सैंक्शंस हैं, आर्थिक प्रतिबंध हैं। रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध किया तो रशिया भी अलग पड़ गया है। तो इन दोनों देशों का आसपास आना मैं समझता हूँ स्वाभाविक ही है। तो क्या पुतिन किम साहब को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे कि ये सैटेलाइट लॉन्च कर पाए? कुछ ना कुछ फैसले ऐसे ज़रूर लिए जाएंगे जो कि महत्वपूर्ण होंगे। नहीं तो चेयरमैन किम जोंग उन अपने देश से बाहर बहुत कम जाते हैं, और अगर वो गए हैं तो वो साउथ कोरिया को, जापान को भी दिखाना चाहते हैं कि अगर आप अमेरिका के साथ बहुत संपर्क बढ़ा रहे हैं, उनके बहुत समीप जा रहे हैं, तो हमारे पास भी कुछ और अस्त्र हैं, हम भी रूस के समीप जा सकते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन पर इसका एक बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पर मैं समझता हूँ कि विश्व में समीकरण देशों के बीच में बहुत तेजी से बदल रहे हैं और हर देश नई परिस्थितियों से जूझने का प्रयत्न कर रहा है। तो यही सब है जो कहा जाता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात हो रही है, क्या रूप निकलेगा ये तो भविष्य बताएगा। पर इस समय आसार शांति की तरफ चलते नजर नहीं आ रहे हैं। और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इस मुलाकात के चीन के लिए क्या मायने हैं, खासतौर से तब जब चीन उत्तर कोरिया के काफी नजदीक रहा है और अब उत्तर कोरिया और रूस के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। चीन बहुत सामने आकर उत्तर कोरिया का सहयोग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसका यूरोप से बहुत व्यापार का नाता है और वो यूरोप को नाराज नहीं करना चाहेगा। पर रशिया के साथ तो ऐसी कोई प्रतिबंध है नहीं। रशिया के खिलाफ तो वैसे ही इतनी सैंक्शंस लगी हुई हैं कि रशिया और उत्तर कोरिया के बीच में करीब 17 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है और 20-22 किलोमीटर का मैरीटाइम बॉर्डर है। तो अगर रशिया चाहे तो सैंक्शन सब तोड़ के उत्तर कोरिया की बहुत मदद कर सकता है। और शायद इसीलिए किम जोंग उन ने कहा जब वो वहाँ कॉस्मोड्रोम में थे कि अब उनकी प्रथम प्रायोरिटी उत्तर कोरिया के लिए रशिया है। नॉर्थ कोरिया की इस समय की जो परिस्थितियां हैं उसमें चाइना के ऊपर बहुत अधिक वो निर्भर है। 80% करीब जो फॉरेन ट्रेड है नॉर्थ कोरिया की, वो चीन से है। और काफ़ी इस समय वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहता है कि नॉर्थ कोरिया में भुखमरी जैसी स्थिति है।
तो काफ़ी खाने पीने का सामान भी चीन से ही नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया जाता है। तो वो निर्भरता तो रहेगी, पर मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं रूस और चीन भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और कौन देश नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया की कितनी मदद करेगा, रशिया कितनी करेगा, चीन कितनी करेगा, ये दोनों देश मिलकर तय कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रिसेंट के मुताबिक पूर्वी लीबिया में बाढ़ से तबाह हुए इलाके में कम से कम 10,000 लोग लापता हैं। अब तक 5,000 लोगों के शव मिल चुके हैं। हालांकि मृतकों की सही संख्या का अब तक पता नहीं चल पाया है। हालात ये हैं कि वहां शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा है। तुर्की और मिस्र के विमान मेडिकल सप्लाई, डॉक्टर्स और बॉडी बैग लेकर बेनगाजी शहर पहुंचे हैं, लेकिन कई सड़कें टूट जाने की वजह से जिंदा बचे लोगों तक मदद पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। देखिए जो इनवुड की ये रिपोर्ट। टरना नदी उफान पर आई तो उसके पानी को कोई चीज़ रोक नहीं पाई। किनारों को तोड़ते हुए पानी शहर के सभी ज़िलों तक पहुंच गया और जो भी उसके रास्ते में आए उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था। लोग सो रहे थे और कोई इस सब के लिए तैयार नहीं था। मेरा पूरा परिवार आसपास रहता था। हम सब पड़ोसी थे। हमने 30 लोगों को खो दिया। एक ही परिवार के 30 लोग, कोई नहीं बचा। ऊपर से आप इस शहर में हुई तबाही को देख सकते हैं। जब पानी का तेज बहाव आया तब इस इलाके में 1 लाख लोग थे। उत्तर अफ्रीका में जब डैनियल तूफान आया तो पहाड़ियों पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिससे डरना नदी में बाढ़ आ गई और 2 बांध टूट गए। ये कह रहे हैं कि यहाँ एक बांध हुआ करता था, अब यहाँ सिर्फ मिट्टी है। लगता है कि ये सब किसी नाकामी की वजह से हुआ। ये आपदा कुदरती भी है और मानव निर्मित भी। लीबिया कभी उस गृह युद्ध से उबर नहीं पाया जिसने कर्नल गद्दाफी को उखाड़ फेंका था। अलग अलग सरकारें इस देश पर शासन करने का दावा करती हैं, लेकिन असल में दोनों में से कोई कुछ नहीं कर पाता। हालात बेहतर होने के बाद हम शांति से बैठकर इस विनाशकारी बाढ़ के कारणों के बारे में सोचेंगे। हमने इस इलाके के पुनर्निर्माण के लिए 2.5 अरब लीबियन दिनार आवंटित किया है। ये रकम $50 करोड़ के आसपास है और इस बीच मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। सामूहिक कब्रें भर रही हैं और अस्पताल मुर्दा घरों में तब्दील होते जा रहे हैं। हॉस्पिटल में सिर्फ एक सेक्शन में अब तक 1700 लोगों की मौत हो चुकी है। हमने कमरे में रखे हुए शवों को गिना था। जिनकी परिवारों और दोस्तों ने पहचान कर ली, हमने उन्हें दफना दिया। हालात बहुत खराब हैं। हॉस्पिटल जर्जर स्थिति में है। कुछ मदद पहुंच रही है, लेकिन पड़ोसी देश मोरक्को में भी भूकंप की वजह से राहत अभियान चल रहा है। इसलिए मदद की ज़रूरत जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, मदद उतनी तेज़ी से नहीं पहुंचेगी। और इस वक्त जिंदगियां बचाना सबसे ज़रूरी है, लेकिन इसके बाद की चीज़ें भी बहुत चिंताजनक हैं, क्योंकि हम उन हज़ारों लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। तो उनकी सेहत, उनके खाने पीने और रोज़ी रोटी का क्या होगा? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ घंटों या दिनों में हल हो जाएगी। इसमें कई महीने लग जाएंगे। इसीलिए सबको मिलकर पीड़ित लोगों का साथ देना होगा। इस आपदा में कितने बड़े स्तर पर तबाही हुई है, कितनी जानें गई हैं, ये धीरे धीरे ही सामने आएगा। हम जानते हैं ये तबाही बहुत बड़ी है और ये बदतर होती जाएगी। और खबर रूस यूक्रेन जंग से, जहां यूक्रेन ने ब्लैक सी में मौजूद रूसी बेड़े पर हमला किया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के तटीय शहर सेवास्टोपोल में 10 क्रूज मिसाइल्स दागी, 3 मानव रहित नावों से हमला किया। इससे सेवास्टोपोल के शिपयार्ड में आग लग गई, 24 लोग घायल हुए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सफलतापूर्वक ज़्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, पर 2 जहाज जिनकी मरम्मत चल रही थी उन्हें नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने कहा कि उसने पश्चिमी देशों से मिली मिसाइलों का इस्तेमाल कर इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले को कैसे देखा जा रहा है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स। हम ये नहीं जानते कि सही मायनों में ये हमला कितना बड़ा था, पर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये यूक्रेन के काफ़ी साहसिक हमलों में से एक है, जिसने सीधा ब्लैक सी के बेड़े को निशाना बनाया है। और ये उन हमलों का हिस्सा है जो यूक्रेन ब्लैक सी में रूस की कार्रवाई को कम करने की मंशा से कर रहा है।
किसी बड़े शहर में रहते हुए आप कई बार किसी कैफ़े में गए होंगे। ये भी मुमकिन है उसमें कुछ कैफ़े में बिताए पल आपकी ज़िंदगी की यादों से जुड़े होंगे। वडोदरा में एक ऐसा ही अनोखा कैफ़े है जिसे LGBTQ समुदाय से जुड़े लोग चलाते हैं। ये कैफ़े उनके लिए ख़ास है क्योंकि ये उनके सपनों की उम्मीद है। राजीव परमार की ये खास रिपोर्ट। गुजरात के वडोदरा शहर में खुला गजरा कैफ़े बेहद ख़ास है क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोग LGBTQ समुदाय से आते हैं। ये कैफ़े बड़ौदा शाही परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली महारानी राधिका राज गायकवाड़ ने शुरू किया है। वो चाहती हैं कि समुदाय से आने वाले लोग वित्तीय रूप से स्वतंत्र बने और एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। हमारा गजरा प्रोजेक्ट LGBTQ समुदाय के साथ काम करता है। हम चाहते हैं कि समाज इन्हें स्वीकार करे और उन्हें एक मौका दे ताकि ये लोग सम्मानजनक जीवन जी सके। हम चाहते हैं कि ये समाज उन्हें कारोबार करने का अवसर दे। ये पहली बार है कि इस तरह का कोई कैफे बड़ोदरा में खुला है और हमें लोगों की तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। आमतौर पर लोग हमारे समुदाय के लोगों से बात नहीं करते, लेकिन यहाँ लोग हमसे अच्छी तरह से बातचीत करते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़रूरत थी ऐसे कुछ इनिशिएटिव की और ये बहुत बड़े लेवल पे इनिशिएटिव लिया था, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे। यहाँ गुजराती, मराठी और दूसरे जायके मिलते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है। इस समुदाय से आने वाले ज्यादातर लोगों को नौकरियां नहीं मिलती क्योंकि लोग उन्हें जॉब ऑफर ही नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है कि LGBTQ समुदाय से आने वाले लोगों के पास इस काम से जुड़ी कुशलता नहीं होती। इसलिए ये कैफे शाही परिवार की बहुत अच्छी पहल है। फिलहाल इस कैफे में 4 लोग LGBTQ समुदाय से आते हैं। यहाँ के सुपरवाइजर भी LGBTQ से ताल्लुक रखते हैं। हम LGBTQ समुदाय के लोगों को इस कैफे से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप स्टाफ का हिस्सा बन सकते हैं और कस्टमर की तरह भी यहाँ आ सकते हैं। हम सभी सदस्यों का यहाँ स्वागत करते हैं। और आयरलैंड के आसमान पर दिखा अद्भुत नज़ारा। मंगलवार की रात वहां नॉर्दर्न लाइट्स का दुर्लभ नज़ारा दिखा। जब ये लाइट्स दिखी, आसमान में जैसे रंग से बिखर गए। उत्तर पश्चिमी आयरलैंड से ली गई हैं ये तस्वीरें। यूके के कुछ हिस्सों में भी ये नज़ारा दिखा, लेकिन उन्हीं इलाकों के लोग ये देख पाए जहां पर प्रदूषण कम था और आसमान साफ था। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है। Thank you.